अच्छा जी, आई होप यू ऑल हैव जॉइंड। अच्छा, तो हमने बिट डेप्थ की बात की थी। व्हाट इज बिट डेप्थ? बिट डेप्थ क्या है? शेड्स ऑफ ग्रे। ठीक है, नॉर्मली कितने होते हैं? 12 से 14। 12 to ये 14, हाँ, यानी 12 कि से समझ 14। लें कि 4,000 से लेके 6,500 शेड्स ऑफ ग्रे तक कैप्चर कर सकता है एक 12 to 14 बिट का सेंसर। ठीक है। अब ये चीजें कब काम आएंगी आपको? ये चीजें शायद पेपर में काम आए ना आए, लेकिन जब सेंसर आपको कभी खरीदना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उस सेंसर में क्या है, क्या सेंसर की कितनी डायमेंशन है। जिस तरह आजकल हमारे यहाँ साइज 1, साइज 1.5, साइज 2 सेंसर आता है। फिर हमारे यहाँ इसी तरह बिट डेप्थ होती है। कभी कभी बिट डेप्थ बताई जाती है, कभी कभी नहीं बताई जाती। तो जितनी ज्यादा बिट डेप्थ होगी उतनी ज्यादा सेंसर अच्छा होगा। 12 to 14 बिट डेप्थ वाला सेंसर अच्छा होगा। 8 बिट डेप्थ वाला का अच्छा नहीं होगा। 10 बिट डेप्थ वाला अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा बिट डेप्थ है उतने ज्यादा शेड्स ऑफ ग्रे ज्यादा है, यानी कि उतनी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बढ़ रही है। ठीक है। और मैंने आपको जिस तरह बताया था कि एक नॉर्मल इंट्राऑरल रेडियोग्राफ 16 लाइंस पेयर पर मिलीमीटर होता है और अप टू 24 लाइन पेयर्स पर मिलीमीटर जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी। जो ज्यादातर एंडोडोंटिक टास्क हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं, जो आपको याद होना चाहिए वो? अच्छा कंट्रास्ट हो और ग्रे स्केल हो, शॉर्टर ग्रे स्केल हो। ये दो चीजें आपको रिक्वायर करता है। अच्छा, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग इमेज डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक्स? वो क्या फैक्टर्स हैं? अगले सवाल आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इमेज डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इमेज को डायग्नोस करने की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उसमें सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन के अलावा सेंसर की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये आ जाएगा तीसरा। एक्सपोजर पैरामीटर्स आ जाएगा। यानी कि एक्सपोजर पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि कितने एम्पेयर और कितना किलो वोल्ट के ये एक्सपोजर पैरामीटर्स हैं। कितने एम्पेयर पे शूट हुआ है और कितने किलो वोल्ट पे शूट हुआ है। व्यूइंग कंडीशंस आ जाएगा और प्रोसेसिंग मेथड्स आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको टोटल 6 चीजें हैं, मैं एक्सन व्हाइट बोर्ड अटैच कर देता हूँ उस पॉइंट। ओके। ठीक है। क्या फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग इमेज करेक्टरिस्टिक्स? क्या बताया? स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन आ गया, एक्सपोजर पैरामीटर्स। exposure parameters, एक्सपोजर ampere and पैरामीटर्स आ गया। kilowatt. ठीक है जी। Pro- प्रोसेसिंग मेथड। प्रोसेसिंग मेथड आ गया। 4 भी लिख दें तो बहुत है, टोटल 6 हैं वैसे। ठीक है। व्यूइंग कंडीशंस आ गया। बहुत रेयर है कि ये सवाल आए, लेकिन मैंने निकाले हुए थे सवाल तो मैंने इसीलिए। सेंसर प्रॉपर्टीज। सर, 0.5 पे क्या है? व्यूइंग कंडीशंस। अच्छा, व्यूइंग कंडीशन, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या क्या बातें करनी हैं और क्या बिल्डअप की बात कर ली है हमने। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, अब आ जाते हैं नॉर्मली जो इमेज होती है वो किस फॉर्मेट में होती है। जो इमेज आती है आपके पास रेडियोग्राफ की, वो डायकॉम फॉर्मेट में आती है। किस फॉर्मेट में आती है? डायकॉम फॉर्मेट में आती है। डायकॉम और फॉर्म। ये डायकॉम फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि रेगुलर फॉर्मेट है। जब भी आप कोई भी फाइल रिट्रीव करेंगे किसी भी एक्सरे मशीन से, यानी कि वो मशीन एक्सरे शूट करके फाइल को सेव करेगी तो वो डायकॉम फॉर्मेट में सेव करेगी।
तो डायकॉम फॉर्मेट की खास बात ये होती है कि एक डेटा की आर्चीविंग आसान हो जाती है, किसी भी तरह के डेटा को किसी भी यही चूंकि डायकॉम फाइल ही होती है तो खोलना आसान होता है, उस डेटा को रिट्रीव करना आसान हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो और फॉर्मेट्स हैं वो नॉर्मल कॉमन फॉर्मेट्स हैं, जेपैग में आ जाता है, PIFF में आ जाता है, BMP में आ जाता है। खैर इतने याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए जो काम के आपके हवाले से, पेपर के हवाले से हो ना हो, लेकिन आपके काम के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, नाउ कमिंग ऑन टू, क्या क्या डायग्नोस्टिक टास्क कर सकते हैं आप? क्या डायग्नोस्टिक टास्क हैं आपके इन एंडोडोंटिक्स? डायग्नोस्टिक टास्क एंडोडोंटिक्स की बात करें तो डायग्नोस तीन तरह की आप काम करते हैं जब आप एंडो में इसको यूज करते हैं। तो एक काम जो करते हैं रूट कैनाल करते हुए, वो लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। यानी कि इससे यह भी पता चल सकता है कि कितने तरह की मेजरमेंट्स निकल सकती है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी। कितने तरह की मैनेजमेंट, कितने तरह की आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं आप, एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं, और एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपने अगर कनाल का एंगल निकालना है तो उससे एंगल निकाल सकते हैं। आपको कनाल का लीनियर आपको देखना है कि ये कितने कितने मिलीमीटर का क्राउन है, कितने मिलीमीटर की रूट है, तो आप इसको इस चीज से निकाल सकते हैं। ये डिजिटल से भी हो सकता है और कन्वेंशनल से भी हो सकता है। और ये सारी मेजरमेंट्स जो है वो प्रोन टू एरर्स होती हैं। प्रोन टू एरर कौन सा एरर? पैरालेक्स एरर। बात हो जाए थोड़ी सी पैरालेक्स एरर के बारे में। यस पैरालेक्स सर। एरर के बारे में बात हो जाए। ठीक है। ये यस सर। पैरालेक्स एरर सिंपल सा एक एरर है। लेट सपोज कि आपका ये, ठीक है, एक दांत है। ठीक है। सिंगुलम हो गया ये, इसका ये क्राउन पोर्शन हो गया। ठीक है। और ये आपका सेंसर है। ठीक है। ठीक है, ये आपका सेंसर है। ठीक है। और ये आपकी एक्सरे की बीम है। ठीक है। मैंने एक एक्सरे की बीम ये बनाई है, एक एक्सरे की बीम मैंने ये बनाई है, और एक एक्सरे की बीम मैंने ये बनाई है। तीन एक्सरे की मैंने बीम बनाई है। ठीक है। मेरा आपको समझाने का मकसद ये है कि जब ये वाले एक्सरे की बीम शूट करेगी एक्सरे, तो एक्सरे काइंड ऑफ ऊपर से आएगा, तो जो इमेज बनेगी इसकी वो छोटी इमेज बन जाएगी। ठीक है। यानी कि जब आप मेजरमेंट करेंगे कोई भी, तो मेजरमेंट सही नहीं आएगी। जब नीचे से होगा तो इसी तरह इमेज बनेगी, कुछ यहां से यहां तक की इमेज बन जाएगी। ठीक है। यानी कि जब पैरेलल नहीं होगा तो इमेज में, लीनियर मेजरमेंट में या एंगुलर मेजरमेंट में चेंज आ सकता है। तो जब आपका एक्सरे का सेंसर आपके दांत जो आपका एरिया है जिसको आपने फोटोग्राफ करना है, जिसको आपने रेडियोग्राफ करना है, उस एरिया से भी पैरेलल होगा और आपकी बीम भी पैरेलल होगी, तो पैरेलेक्स एरर नहीं होगा। नॉर्मल हमें आपको याद होगा हम केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे कि वो, जो केमिस्ट्री में हम नॉर्मल भी पढ़ा करते थे कि जो पैरेलेक्स एरर होता है, अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो अगर आप आंखों की सीध में नहीं पढ़ेंगे और ऊपर से देख के पढ़ेंगे तो मेजरमेंट आपको गलत शो होगी, और नीचे से देख के पढ़ेंगे तो मेजरमेंट आपको गलत शो होगी। ठीक है। तो आपको आई लेवल पे जिस तरह रख के किसी चीज को पढ़ना है, किसी भी चीज को, लाइक आप रूट कनाल करते हुए जब लेंथ लेते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप भी करते होंगे और दूसरे भी करते होंगे कि जब आप लेंथ लेते हैं तो ऊपर करके उसको अपने आंखों के सामने रख के लेते हैं, क्योंकि अगर उसको एंगल आपने गलत दिया हुआ है तो आपको वो लेंथ कम नजर आ सकती है, और एंगल ज्यादा दिया हुआ है तो आपको लेंथ ज्यादा नजर आ सकती है। तो ये पैरालेक्स एरर होता है। ठीक है। पैरालेक्स एरर से बचने के लिए ही हम जो है वो
यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम? कोलिमेशन, रेक्टेंगुलर कोलिमेशन। रेक्टेंगुलर कॉलिमेशन तो यूज होती ही होती है, इसके अलावा एक और चीज कोन इंडिकेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, कोन इंडिकेटर, ये सॉरी, पोजिशन इंडिकेटर्स यूज होते हैं, जो कि सेंसर पोजिशन इंडिकेटर्स होते हैं, कि वो सेंसर पोजिशनिंग एजेंट लगा दिया जाता है दांत के ऊपर। ठीक है, और वो सेंसर पोजिशनिंग एजेंट दांत से पैरेलल कर देता है आपके सेंसर को, और फिर आपको एक्सरे बीम को परपेंडिकुलर थ्रो करना होता है। ठीक है, याद रहे कि एक्सरे बीम जब तक दांत से परपेंडिकुलर नहीं गुजरेगी और सेंसर से परपेंडिकुलर नहीं गुजरेगी, तब तक एक्सरे सही नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह के एक्सरे इमेजिंग मेथड को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा? इस तरह के एक्सरे इमेजिंग मेथड को क्या कहा जाता है? पैरेललिंग टेक्निक। पैरेललिंग टेक्निक। ठीक है, और दूसरी दूसरी टेक्निक कौन सी होती है? बाइसेक्टिंग एंगल। बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक। बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक में क्या कर रहे होते हैं आप, और क्यों कर रहे होते हैं बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक? बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक नॉर्मली यूज होती है, सबसे बेहतर कौन सी है पहले ये बताएं, बाइसेक्टिंग एंगल बेहतर है कि पैरेललिंग बेहतर है? पैरेललिंग टेक्निक ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आप सेंसर पोजिशनिंग एज सेंसर पोजिशनिंग डिवाइसेस यूज कर रहे होते हैं आप। ठीक है, और सेंसर पोजिशनिंग डिवाइस उस चीज को पैरेलल रख देती है, सेंसर को पैरेलल रख देती है दांत के साथ, और फिर आपको कोन, जो सेंसर पोजिशनिंग डिवाइस होती है, वो आपकी जो कोन इंडिकेटर है, उसके साथ एक कोन इंडिकेटर भी होता है, जो कि कोन को भी पैरेलल परपेंडिकुलर कर देता है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से और सेंसर से। जब एक परपेंडिकुलर कोन से रेज निकलेंगी और परपेंडिकुलरली दांत के ऊपर पड़ेंगी, तो होगा क्या कि जो आपका रिजल्टेंट इमेज आएगी, वो स्टेबलाइज आएगी रिजल्टेंट इमेज, और वो हल्की सी मैग्नीफाइड होगी, और उसके अंदर फोर शॉर्टनिंग या उसके अंदर लेंथनिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि छोटी और बड़ी नहीं होगी। बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लेट सपोज ये आपका दांत है। ठीक है, ठीक है, ये आपका दांत है। ठीक है, आपने आपने जो उसकी वो है इंडिकेटर है इसका, वो आपने इसके पैरेलल रख दिया। ठीक है, मतलब एज क्लोज एज पॉसिबल, पैरेलल तो नहीं रखा, पैरेलल तो उसमें रख रहे हैं। यू कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल, ये तो मैंने पैरेलल कर दिया, लेकिन यू कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल टू व्हाट? यू कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द टूथ। और जब वो एज क्लोज एज पॉसिबल टू द टूथ आ जाएगा, तो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगा। तो एक इमेजिनरी बाइसेक्टिंग लाइन हम ड्रॉ करेंगे बिटवीन इमेजिनरी द टू। बाइसेक्टिंग लाइन को क्रिएट करेंगे और अब उसके परपेंडिकुलरली एक्सरे करेंगे। ठीक है, एक सेकंड पहले मैं दिखा देता हूँ, शायद सबको समझ ना आया हो ये। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? समझ में आ रहा है आप तक? सॉरी, थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है। जवाब नहीं आ रहा मतलब बोर हो रहे हैं? नो नो नो। सर। बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा, शॉर्ट कट इट शॉर्ट कर दूंगा, वो मसला नहीं है, मुझे करने में तो मसला नहीं है। लेकिन बाद में आप लोग के लिए हो जाएगा ये। न्यू शेयर, ये देखें। ओ, ओ, अच्छा जी, ये आ गया है। ये देखें, ये बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक है।
ये आपने एक्सरे की बीम को, मेरा जो डायग्राम बनाया था वो सही नहीं था, अब इसको याद कर लें कि आपने पैलेट की सीध में रखना है। ठीक है, पैलेट की सीध में आप रखेंगे एक्सरे को, और आपका मतलब यू विल कीप इट एज क्लोज टू द टूथ एज पॉसिबल, और वो पैलेट की उसमें होगा। ठीक है, यू विल ट्राई कि कोई बेंड ना हो आपका सेंसर। उसके बाद एक इमेजिनरी लाइन आप जहन में क्रिएट कर लेंगे, और उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर आपने बीम को एक्सपोज करना है, कौन बीम को एक्सपोज करना है। बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है जी। अपनी ये हाँ बताया तो ना सर कि हम मैं सेंसर को क्लोज टू द टूथ रखना है, फिर एक बिल्कुल इमेजिनिंग लाइन जो आपने जहन में इमेजिन कर लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आपने जो रेडिएशन है मतलब वो डालनी है, एक्सपोज कर देनी है। बिल्कुल। और ये देखें, ये कौन सी टेक्निक है? सेंसर को पैरेलली। पैरेलल रख दिया है और आपने बीम को परपेंडिकुलर शूट करना है। ये पैरेललिंग टेक्निक है। ठीक है जी। ओके। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक टू द व्हाइट। ठीक है, ये दो बातें मैंने इसलिए सिखा दी ताकि पैरेलैक्स एरर की जो कहानी है, पैरेलैक्स एरर क्या होता है, वो खत्म हो जाए। अब अगर बीम परपेंडिकुलरली शूट नहीं होगी और ऊपर की तरफ से शूट हो जाएगी या नीचे की तरफ से शूट हो जाएगी, तो या एक्सरे छोटा हो जाएगा, फोरशॉर्टनिंग या लेंथनिंग हो जाएगी, या बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे डायग्नोस्टिक टास्क की, हमने बात कर ली वर्किंग लेंथ। डायग्नोस्टिक टास्क में वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन की बात कर ली है। ठीक है, दूसरी बात है डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस एंड हीलिंग। डायग्नोसिस और हीलिंग में क्या होगा कि पेरीएपिकल रेडियोग्राफी जो है वो एक टेक्निक को यूज करती है जिसको कहा जाता है डिजिटल सब्सट्रैक्शन टेक्निक। कोई बताएगा क्या है ये? डिजिटल सब्सट्रैक्शन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो इमेजेस ली जाती हैं एक ही एंगल में। ठीक है, एक ही प्रोजेक्शन के थ्रू इमेजेस ली जाती हैं, और बाद में उन इमेजेस को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। यानी कि एक इमेज प्री ट्रीटमेंट ली जाती है और एक इमेज पोस्ट ट्रीटमेंट ली जाती है। ठीक है, और प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट की इमेज को कंपेयर करने के लिए एक ऐसा काम किया जाता है जिसको कहा जाता है डिजिटल सब्सट्रैक्शन टेक्निक, ताकि वही इमेज, वही एंगल, वही ज्योमेट्री पे उसको रिप्लेस कर दिया जाए विद द पोस्ट इमेज। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना फर्क आया है। इसको कहा जाता है डिजिटल सब्सट्रैक्शन टेक्निक। समझ में आ गई बात? किसी को नहीं आई है तो बताएं। यस सर। ठीक है, ये खास यस तौर सर। पे उन केसेस के लिए की जाती है जिन केसेस में आपको री एंडोज होती हैं या आपको हीलिंग चेक करनी होती है, उसके लिए की जाती है। ठीक है जी। तो वर्किंग लेंथ हमने डिटरमाइन कर ली, हमने डिजिटल सब्सट्रैक्शन रेडियोग्राफी भी पढ़ ली, और हमने डायग्नोसिस और हीलिंग के बारे में भी पता कर लिया है। अब हम बात करें थ्री डायमेंशनल इमेजिंग की। क्या बात कर रहे हैं हम? थ्री डायमेंशनल इमेजिंग। थ्री डायमेंशनल इमेजिंग में से आपका सवाल आता है, कॉमनली आता है सवाल, जब मैंने 2017 में दिया था तब मेरा भी सवाल आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमडीसीटी एंड सीबीसीटी। क्या आता है सवाल? एमडीसीटी वर्सेस सीबीसीटी। कोई बताएगा एमडीसीटी वर्सेस सीबीसीटी में क्या है, क्या डिफरेंस है? मेडिकल, जो मेडिकली जो सीटी स्कैन यूज हो रहा है उसमें क्या फर्क है, और मेडिकल कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या फर्क है, और कोन बीम कंप्यूटेड कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या फर्क है? कोई बताएगा, या कोई बताना चाहता है, या मैं बता दूं? एक्सपोजर सीबीसीटी में का सीबीसीटी में कौन सी बीम होती है? एमडीसीटी में फैन शेप बीम होती है। ऐसा ही था। और सीबीसीटी में कौन सी होती है? सीबीसीटी में हायर हायर रेडिएशन डोज होगी, उसकी लेस होगी। और इसका बस वो भूल गई हूँ। इंक्रीज रेडिएशन होती है, और बोलती हैं सही बोल रही एमडीसीटी के लिए सर, रेडिएशन।
एमडीसीटी ये के साथ सीबीसीटी सॉफ्ट टिश्यू को, हार्ड टिश्यू को रिकॉर्ड करेगा, एमडीसीटी सॉफ्ट टिश्यू की रिकॉर्डिंग बच्चे करता एमडीसीटी क्या नहीं करेगा? है। सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल्स को अच्छे से रिकॉर्ड करेगा। वेरी गुड पॉइंट। एमडीसीटी मुझे नहीं एक्सपेक्ट करा था कि कोई बताएगा। सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल्स को बेहतर रिकॉर्ड करेगा, और ये नहीं करेगा, ठीक है। डिक्रीज सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स। और बताइए। एमडी सीबीसीटी जो है ये लेस एक्सपेंसिव है, और एमडीसीटी दूसरा जो है वो एक्सपेंसिव है और इजीली अवेलेबल नहीं है, नॉट और मोबाइल। टाइम उसका, और ये और मोबाइल। और उसमें एरर्स के चांसेस उसमें ज्यादा होंगे। एमडीसीटी में एरर्स ज्यादा होंगे, मोशन आर्टिफैक्ट हो सकता है मोशन आर्टिफैक्ट किसमें होगा? एमडीसीटी में। एमडी। और सीबीसीटी में हम एक ही रेवोल्यूशन में इमेज ले लेंगे, और एमडीसीटी में मल्टीपल रेवोल्यूशंस होती हैं इमेज लेने के लिए। मल्टीपल रेवोल्यूशन होती हैं इमेज की, ठीक है, मल्टीपल रेवोल्यूशन होगा। और एक रेवोल्यूशन या 180 डिग्री या 360 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा जो एमडीसीटी होता है वो क्या यूज करता है? पिक्सल यूज करता है। सीबीसीटी क्या यूज करता जैसे है? वॉक्सर। वॉक्सल यूज करता है। तो एक और पॉइंट हो गया। पिक्सल क्या है? पिक्सल क्या है? 2D एलिमेंट है, और ये क्या है? 3D एलिमेंट है, ठीक है। एमडीसीटी क्या है? नॉन आइसोट्रोपिक है, यानी कि जो उसका क्यूबॉइडल एलिमेंट होता है, एक पिक्सल जो होता है वो इस तरह का होता है, जबकि वॉक्सल जो होता है उसका 3 डायमेंशनल होता है पिक्सल, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या क्या बात कर ली? मैं चाहता हूं कि आप सब कन्वर्जेशन में आ जाएं। बहुत आसान है। एमडीसीटी मेडिकल ग्रेड सीटी स्कैन है, और सीबीसीटी कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, जिसको कोन बीम वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक टोमोग्राफी भी कहा जाता है, सीबीवीटी भी कहा जाता है। सीबीसीटी एक ऐसी डिवाइस है जो कि 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर लेती है, जबकि एक एमडीसीटी जो है वो स्लाइसिंग पे बिलीव करती है। और एमडीसीटी सीटी स्कैन का मतलब ही यही है कि स्लाइसिंग, ठीक है। अब मसला क्या है? एमडीसीटी का इक्विपमेंट बहुत बड़ा है, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। ना सिर्फ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, उसके अंदर रेडिएशन भी बहुत ज्यादा है। जो नॉर्मल सीबीसीटी है वो कम रेडिएशन यूज करता है, हम आगे बताएंगे भी वो कितनी रेडिएशन यूज करता है। लेकिन नॉर्मल सीबीसीटी कम रेडिएशन यूज करता है, और उसकी जो बीम होती है वो कोन शेप बीम होती है, फैन शेप बीम नहीं होती। यानी कि आपके किताब में आप लोग तस्वीर भी देख सकते हैं, कोन और फैन की तस्वीर दिखाई दी है कि फैन जो होता है वो सिर्फ एक एक एरिया होता है, जो कि इतने एरिया में लेगी। कोन क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल एरिया हो जाता है, कि पीछे वाला भी एरिया पूरा कोन के फॉर्म में कवर हो रहा होता है। इसके अलावा ज्यादा रेजोल्यूशन होती है सीबीसीटी की एज कम्पेयर टू एमडीसीटी। अच्छा, एक एमसीक्यू का पॉइंट आया है, मुझे बताएं कौन बताएगा। सीबीसीटी की ज्यादा रेजोल्यूशन होती है कि इंट्रा ओरल डिजिटल रेडियोग्राफी की ज्यादा होती है रेजोल्यूशन? इंट्राओरल रेडियोग्राफी की, क्योंकि सीबीसीटी में तो फील्ड ऑफ व्यू होता है ना, लिमिटेड टर्म कर सकते हैं उसको। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जवाब। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। अगेन इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ की ज्यादा रेजोल्यूशन होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन ज्यादा होती है, यानी कि वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ज्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करता है एज कंपेयर टू सीबीसीटी। सीबीसीटी की फील्ड ऑफ व्यू का फर्क होता है। सीबीसीटी की जितनी कम फील्ड ऑफ व्यू कर देंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि सीबीसीटी का जो है वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो उस पर अप्लाई होते हैं, यानी कि सीबीसीटी के क्या पैरामीटर्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीसीटी क्या है? पैरामीटर, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इसके बाद हम वही टॉपिक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी। नाउ कमिंग ऑन टू सीबीसीटी और एमडीसीटी का डिफरेंस आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है। इसमें आप लोगों को कोई और चीज? तो अच्छा। एमडीसीटी टेक्निक सेंसिटिव है।
एमडीसीटी जो है वो टेक्निक सेंसिटिव भी है और एमडीसीटी का स्कैन टाइम भी ज्यादा है। ठीक है। और एमडीसीटी जो है वो एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है, और एमडीसीटी का वजन भी बहुत ज्यादा होता है। उसको आप इंस्टॉल करते हैं अगर, तो उसमें इंस्टॉलेशन में उसका प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसको यूज करना और मेंटेन करना इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू सीबीसीटी। ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से तो सीबीसीटी में, हाँ, सीबीसीटी के हमने डिसएडवांटेजेस की बात नहीं की, सीबीसीटी का क्या क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है। प्लेन फिल्म के कंपैरिजन में अगर बात करें तो उसकी रेडिएशन डोज कम है, ज्यादा है? ज्यादा ज्यादा है। ज्यादा है। इसके अलावा इसके अंदर एक आर्टिफैक्ट होता है जिसको कहते हैं बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। कोई बताएगा इस आर्टिफैक्ट के बारे में? नो आइडिया। नो आइडिया। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि इस तरह की रेडियोग्राफी में पाया जाता है। उसमें होता यह है कि जब भी आपके पास कोई इम्प्लांट लगा हुआ होता है, इम्प्लांट लगा होता है या कोई मेटल रेस्टोरेशन हुई हुई होती है, तो वो इम्प्लांट और मेटल रेस्टोरेशन की वजह से जब सीबीसीटी आप करते हैं तो वहां पे स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट आ जाता है, बीम हार्डनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। यानी कि जब रेज उससे गुजरती हैं, उस मेटल फिलिंग से गुजरती हैं, तो सारी जो लो एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इमेज रिसेप्टर पहुंच मतलब इमेज जब तक खत्म होती है, जब तक कंप्लीटली इमेज रिसीव होती है, तब तक सारे मेटल ऑब्जेक्ट की वजह से लोअर जो फोटॉन्स होते हैं, लोअर एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिर्फ हायर एनर्जी फोटॉन्स रह जाते हैं। तो सिर्फ जो हायर एनर्जी फोटॉन्स रह जाते हैं उनकी वजह से एक आर्टिफैक्ट क्रिएट हो जाता है जिसको कहते हैं बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। समझ में आई बात कि बिल्कुल नहीं समझ में आई? आ गई ये समझ। ठीक है जी। तो जब भी कोई मेटल रेस्टोरेशन हुई हुई है या जब भी कोई इम्प्लांट हुआ हुआ है तो उसमें स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे आपको। अगर आप देखेंगे, मैं पिक्चर नहीं दिखा सकता हूँ, वरना मैं दिखा देता, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा स्ट्रीक्स बन गई हैं, आपको कोई इमेज खराब होती हुई नजर आएगी। ठीक है। तो ये आर्टिफैक्ट्स कॉमन होते हैं और इनको बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट कहा जाता है। आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है, आईएमएम के ऊपर के लेवल की बात है। लेकिन एक आईएमएम देने वाले बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि एक्विजिशन आर्टिफैक्ट्स होते हैं। यानी कि जिस वक्त एक्सरे लिया जा रहा होता है उस वक्त अगर कोई मेटल रेस्टोरेशन हो, तो जब आप एक्सरे लेते हैं तो फोटॉन्स जो हैं, लो एनर्जी फोटॉन सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस मेटल रेस्टोरेशन की वजह से, और सिर्फ हाई एनर्जी फोटॉन्स रह जाते हैं। वो हाई एनर्जी फोटॉन्स आर्टिफैक्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। और उन आर्टिफैक्ट्स की वजह से आपको एक्सरे की डायग्नोस्टिक एड को, यानी कि डायग्नोसिस करने में उस एरिया में डिफिकल्टी हो जाती है। अब इन आर्टिफैक्ट्स को किस तरह सही करेंगे, तो इन आर्टिफैक्ट्स को सही करने के भी बहुत सारे तरीकेकार हैं। उनमें से कुछ तरीकेकार ये हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीकेकार ये है कि आप मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन टूल लगा दें। मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन टूल है, मार टूल कहलाता है। ये टूल क्या करता है, एक खास एल्गोरिदम्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो जो आर्टिफैक्ट है वो खत्म हो जाता है। यानी कि एक इमेज आने के बाद मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन टूल जब आप उस रेडियोग्राफ पे लगाते हैं, ऐसा ही है जैसे कि आपका सेंसर ने नॉर्मल इंट्राओरल रेडियोग्राफ का समझे, इंट्राओरल रेडियोग्राफ का सेंसर है, आपने उसको सेंसर को से एक्सरे लिया और अब आप उसको स्मार्ट स्कैन पे क्लिक कर दें, या उसको जो है आप इमेज को स्मार्ट रेडी कर दें कि वो एआई सॉफ्टवेयर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जहां से उसको जहां से उसको कॉन्ट्रास्ट सही करना है वहां से कॉन्ट्रास्ट सही कर दे, और जो है वो जहां से उसको एडजस्ट करना है वो एडजस्ट कर ले। ठीक है। तो ये कौन सा टूल होता है? मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन टूल। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आप फील्ड ऑफ व्यू को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि फील्ड ऑफ व्यू को आप इस तरह कर लें कि अपर आपको अगर अपर के दांत में कोई वो हुई हुई है, फिलिंग हुई हुई है, और आपको अपर का दांत नहीं चाहिए, तो आप ये वाले दांत को ले ही ना, फील्ड ऑफ व्यू को चेंज करना। यानी कि अगर आप फील्ड ऑफ व्यू को उस फील्ड ऑफ व्यू में नहीं लेकर आएंगे तो मेटल आर्टिफैक्ट, ये बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट आएगा ही नहीं। इसके अलावा आप एक्विजिशन पैरामीटर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं।
यानी कि आपका किलो वोल्ट, आपका एम्पेयर, आपका वॉक्सल साइज, इन सारी चीजों को आप एडजस्ट जब करेंगे तो ये आर्टिफैक्ट रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता दी हैं आपको। वो इसलिए एक्स्ट्रा बता दी कि अगर आपको कभी एमसीक्यू में कोई इस तरह की बात आ जाए तो आपको पता हो कि ये सीबीसीटी में एक बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट होता है और उसको रिड्यूस किस तरह करते हैं। स्पेशल प्रोसेसिंग मेथड्स हैं, एल्गोरिदम्स लगाते हैं, और एल्गोरिदम्स लगा के मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन टूल यूज करते हैं जिसके थ्रू कर देते हैं। इसके अलावा आप एक्विजिशन पैरामीटर्स को एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि किलो वोल्ट, मिली एम्पेयर, फील्ड ऑफ व्यू, वॉक्सल साइज, इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहतर हो जाता है, आर्टिफैक्ट कम से कम हो जाता है। ये ऐसा ही है कि आपने पिक्चर ली और पिक्चर लेके उसको क्या कहते हैं आप उसको, जो आजकल स्नैपचैट पे लगता है, फिल्टर। आपने एक फिल्टर के थ्रू गुजार दिया और पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर हो गई। ठीक है, कभी कभार आप किसी के चेहरे पे कोई ब्लेमिशेस होते हैं, किसी के चेहरे पे कोई निशान वगैरह होते हैं, आप उसको टूल के थ्रू गुजारते हैं और वो बिल्कुल साफ हो जाता है। इसी तरह रेडियोग्राफ में अगर कोई आ रहा है तो वो भी खास एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू खास एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं जो कि जब आप डालते हैं इसकी वजह से वो उसको क्लियर करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ऊपर से तो नहीं गुजरी? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं आप बैक टू द टॉपिक। तीन तरह के प्लेन्स में सीबीसीटी काम करता है। हम थ्री डायमेंशनल रेडियोग्राफी की बात कर रहे थे। तीन तरह के प्लेन में थ्री डायमेंशनल रेडियोग्राफी काम करती है। एक एक्सियल प्लेन होता है, एक सैजिटल प्लेन होता है, और एक कोरोनल प्लेन होता है। इन सब प्लेन्स के बारे में बताने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है कि आप लोगों को पता है। अगर दिखाने की जरूरत है तो मैं गूगल पे खोल के दिखा दूं। शर्माए ना, बात कर बता दें, कोई मसला नहीं। नहीं सर, इसका आइडिया है, बस आइडिया इसी है। पूछने के बाद। एक्सियल, कोरोनल, सैजिटल, तीन तरह के प्लेन्स होते हैं। ठीक है जी। एक्सियल आपकी किताब में ही बने हुए हैं। अच्छा जी, मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। शेयर हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखें ये जो ए है वो क्या है? एक्सियल व्यू है, यानी कि अगर आपको कनाल क्रॉस सेक्शन में देखनी है तो आप एक्सियल व्यू से देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी कि ये अगर मेरा दांत है तो मैंने दांत पे यूं कट कर दिया, कट करके मैं ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा व्यू हो गया? ठीक है। ये एक्सियल व्यू हो हॉरिजॉन्टल गया। ठीक है, अब आ जाएं आप अगर आप किसी चीज डिजिटल को व्यू। हॉरिजॉन्टल कट किए तो वो एक्सिस व्यू बनेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा एक्सियल व्यू क्या है? एक्सियल व्यू ये है कि जब आप यहां से आ रहे हैं, समझे कि यहां से यूं कट कर दिया, यूं कट कर दिया, यूं कट करके आप आगे आते जाएंगे तो मेरे ऊपर वाले दांत भी नजर आ रहे हैं, फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है तो मेरे नीचे वाले दांत भी नजर आ रहे हैं। ये कौन सा व्यू हो गया? सैजिटल व्यू हो गया। सैजिटल सैजिटल व्यू। ठीक है, इसी तरह अगर आप यूं आगे से जा रहे हैं तो ये कौन सा व्यू हो गया? कोरोनल। कोरोनल व्यू। कोरोनल। ठीक है, तो कौन से तीन व्यूज होते हैं? एक्सियल, एक्सियल सैजिटल, व्यू, सैजिटल कोरोनल। व्यू एंड कोरोनल। ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे? आपसे ये टोक्स में पूछा जा सकता है। ओहो, अच्छा जी, चले मैं दोबारा न्यू शेयर कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड को। अच्छा जी, अब आ जाएं आपके माइक्रो सीटी स्कैन क्या होता है? तो बताएगा माइक्रो सीटी स्कैन क्या होता है? माइक्रो सीटी स्कैन हमारे इन विट्रो किया जाता है, यानी कि जब आपको कोई भी चीज को एग्जामिन करना है
इन विट्रो कनाल ज्योमेट्री एग्जामिन करनी है, कनाल में आपको चेक करना है कि ओवल कनाल है या रिबन शेप कनाल है, तो माइक्रो सीटी स्कैन करते हैं। ये सीटी स्कैन से भी छोटा स्कैन होता है, यानी कि इसमें बहुत ही माइक्रो लेवल पे आप कर रहे होते हैं। सीटी स्कैन तो आप कर रहे हैं, इन वीवो कर रहे हैं, पेशेंट का सीटी स्कैन कर रहे हैं। ये इन विट्रो किया जाता है मॉडल्स को स्टडी करने के लिए। बस इतना याद कर लें, जब आप पार्ट 2 की तैयारी कर रहे होंगे या आप में से कोई पार्ट 2 का कैंडिडेट है, तो जितनी जेओई के आजकल आर्टिकल्स आ रहे हैं सारे माइक्रो सीटी स्कैन्स पे आ रहे हैं कि कनाल को माइक्रो सीटी स्कैन में ये फाइल यूज करी तो कनाल को माइक्रो सीटी स्कैन में यूज चेक करके देखा कि माइक्रो सीटी स्कैन में ये जब प्रोटे पर नेक्स्ट यूज करी थी तो कितनी वॉल्स को टच की थी, और प्रोटे पर यूनिवर्सल यूज की है तो कितनी वॉल्स को टच करी है। ये इसी तरह के डिफरेंट फाइल सिस्टम पे माइक्रो सीटी स्कैन करके हमें पागल बनाते रहते हैं। ठीक है, तो और वो अपनी मार्केटिंग करते रहते हैं और नई नई फाइल्स इस तरह लॉन्च होती रहती है। अच्छा, अब आ जाए आप प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीसीटी। प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीसीटी बहुत, अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीसीटी का सवाल आता है कि क्या इंपॉर्टेंट क्या प्रिंसिपल्स हैं सीबीसीटी के या क्या पैरामीटर्स हैं सीबीसीटी के, वो आपको बहुत आसानी से आप सबसे जहन से उसको अपने दिमाग से सोच के लिख सकते हैं। ठीक है, एक सीबीसीटी का जो सॉफ्टवेयर होता है या सीबीसीटी जो आपके पास आता है, जब कंपनी आपके पास आती है बेचने के लिए कि सर ये आप हमारे पेशेंट का हमसे सीबीसीटी करवाएं अपने पेशेंट का, तो आपको उससे क्या सवाल पूछना है? ठीक है, आपको सबसे पहले उससे सवाल पूछना है कि भाई तुम्हारा वॉक्सल साइज क्या है। यानी कि जब आप फोन लेने जाते हैं, ठीक है, आप फोन खरीदने जाते हैं, तो आप सबसे पहले कैमरा की क्या बात पूछते हैं? आप पूछते हैं भाई ये जो मैं फोन ले रहा हूँ उसके कैमरे में क्या है, क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं कैमरा जब लेने जाते हैं, कितने पिक्सल्स का कैमरा है, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं